हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में हम पूरा सिलेबस भी कवर करने वाले हैं। वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। साथ ही में मैं बायलैंग्वेज में आपको उनको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। इसके अंदर मैंने कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं वो तरीका भी समझाया है। तो प्लीज़ वीडियो को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि लॉ है ये। बाकी सब्जेक्ट में मैंने आपको नहीं बोला, बट ये लॉ है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना मुझसे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है बेटा लॉ में। तो एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको समझ लो अच्छे से। साथ ही में फिर आप खुद से भी इसको एक बार अगर सुन लोगे ना तो काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो। यहाँ पर यूनिट 1 है एंशिएंट बिजनेस रूल्स एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हिंदी में अनुबंध को परिभाषित कीजिए। और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या है, बताइए। ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन के आने के चांस बिल्कुल 100% है। देखिए, हम बात करते हैं प्रोविजन के साथ में। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारत में जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उन सबके ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो इसके सेक्शन 2 के अंदर सभी की डेफिनेशन दी है। तो 2H के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है। इसके अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी समझौता करना। दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में जब एग्री हो जाती है कोई काम करने के लिए और एक दूसरे को कंसिडरेशन देते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। अब ए के पास जो है ना वो एक कार है जो वो सेल करना चाहता है। मान लो ये कार वो 2 लाख में सेल करना चाहता है। अब ए बी के पास गया एक ऑफर लेके कि भाई बी तू क्या मेरी कार खरीदेगा क्या 2 लाख रुपए में। अब बी को भी कार खरीदना थी। बी ने इधर से एक्सेप्टेंस कर लिया कि हाँ भाई मैं तेरी कार खरीदने को तैयार हूं। तो ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है। अब बी जो है वो ए को 2 लाख रुपए पे करेगा और ए जो है वो बी को कार डिलीवर करेगा। तो कार जो है, यहाँ पर जो कार है ए की, वो बी के लिए कंसिडरेशन है और बी जो 2 लाख रुपए देगा वो ए के लिए कंसिडरेशन है। इसका मतलब ये कि जैसे ही प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन जुड़ जाता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन एक्सचेंज, तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ते ही क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट। ठीक है। अब जो सेक्शन 10 है वो क्या बताता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। भाई पार्टी की कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब सहमति। जैसे यहाँ पे बी ने एक्सेप्ट करा था ना, तो बी ने अपनी कंसेंट दी ए को कि हाँ भाई मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ। तो वो फ्रीली होना चाहिए, यानी बी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ना उसको मारा पीटा गया हो, डराया धमकाया गया हो, या फिर उसके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस यूज करा हो, मतलब अनुचित प्रभाव डाला गया हो, या फिर फ्रॉड किया गया हो। ऐसे कोई भी काम नहीं हो तो उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए यानी योग्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने उसको अयोग्य घोषित नहीं करा हो। तो ये 3 बात होना चाहिए तो उसे माना जाता है कॉम्पिटेंट है। लॉफुल कंसिडरेशन, ये हमने बताया ना, जो कंसिडरेशन मतलब जो कुछ के बदले कुछ, यहाँ पे कार मिल रही है और बदले में पैसे दे रहे हैं, ये कंसिडरेशन है। ये भी लॉफुल होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो भी लॉफुल होना चाहिए।
और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते जो लॉ ने ही वॉइड करके रखा। वॉइड मतलब शून्य, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी एन लॉफुल ऑफर बाय एन पार्टी एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी। जो इंसान ऑफर दे रहा है वो लॉफुल ऑफर देगा दूसरे को, और दूसरा इंसान भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करेगा। अनकंडीशनल मतलब कि जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर ए ने बी को क्या बोला था कि भाई तू मेरी कार खरीदेगा क्या, वो भी कितने रुपए में, 2 लाख में। तो अगर बी को एक्सेप्टेंस करना है तो बी को एज इट इज जो ऑफर ए ने दिया है उसको वैसा के वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बी यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं कार तो खरीदूंगा पर मैं 2 लाख की जगह पे ना 1.5 लाख में खरीदूंगा। तो ये तो काउंटर ऑफर हो गया। क्या हो गया ये? काउंटर ऑफर, कि बी ने ए को नया ऑफर दे दिया, है ना। वो एक्सेप्टेंस थोड़ा ना हुआ, एक्सेप्टेंस होना चाहिए अनकंडीशनल। दूसरा, इंटेंट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका उद्देश्य होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने के लिए। जो नॉर्मली आप सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट करते हो वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं। ये केस लॉ है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ये आप अगर लिख पाओ, याद रहे तो लिख देना। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार आपके पापा मम्मी कोई प्रॉमिस कर देते हैं आपको नॉर्मली के पास होने पे, उसी दिन तेरे को मैं कार दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा, या उसी दिन लेटेस्ट नया आईफोन तेरे पास दिला दूंगा, और मान लो वो नहीं दिलाते हैं, तो ये कोई आप इसके लिए लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकते, पुलिस में जाके शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, इट इज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन जो मैंने बताया आपको, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, इसको बोलते हैं क्वाइड प्रो क्यो। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहां पर दी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, यानी 2D में देकर रखी है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी सेक्शन 11 में देके रखा है। मैंने आपको बताया कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल या उससे बड़ा होना चाहिए। साउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग वाला होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ या लीगल स्टेट्यूट्स, लॉ ने उसको अयोग्य घोषित नहीं करा हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट, सेक्शन 14 में देके रखा है। देखिए कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? जब उसमें कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये ना हो। कोर्शन का मतलब होता है कि किसी को मारना, पीटना, डराना, धमकाना और फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अगर वो इस पोजीशन में है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, उसकी विल को, मतलब उसकी इच्छा को बदल सकता है, और वो उसका मिसयूज कर ले, तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा होता है फ्रॉड, किसी को धोखाधड़ी करना। मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई चीज सही नहीं है फिर भी आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया वैसा। और मिस्टेक, मिस्टेक अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है बायलैटरल मिस्टेक, एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक। वैसी एक होती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। उसके बारे में अगर हमको टाइम मिला तो बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया ना कि जिस उद्देश्य से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो वॉइड है, जैसे कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आपको नहीं करना है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है किसी को बिजनेस करने से रोकना। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का मतलब होता है किसी की शादी में रुकावट पैदा करना। तो ऐसे कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड है वो। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो सर्टेन हो, क्लियर हो, नॉन एम्बिगियस हो, यानी उसको हम परफॉर्म कर सकें। अगर वो इम्पॉसिबल हुआ तो वॉइड हो जाएगा। तो एग्रीमेंट पॉसिबल होना चाहिए और सर्टेन भी होना चाहिए। सर्टेन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे कि ए ने बी को बोला, मान लो ए जो है कस्टमर है, बी जो है वो एक शॉपकीपर है, किराने की दुकान वाला।
ए बी के पास गया, उसने बोला कि भाई मुझे 10 लीटर ऑयल दे देना, 10 लीटर ऑयल। बी ने बोला हाँ ठीक है दे दूंगा, इसमें आपको दूंगा मैं 150 रुपये लीटर। देखो ऑयल महंगा हो गया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड की सर्टेन नहीं है कि कौन सा ऑयल ए लेना चाहता है। तो जब तक वो सर्टेनिटी नहीं आ जाती कि भाई उसको कौन सा ऑयल चाहिए, खाने के लिए सरसों का ऑयल चाहिए, सोयाबीन ऑयल चाहिए, या उसको नारियल कोकोनट ऑयल चाहिए, या फिर आलमंड ऑयल चाहिए, कौन सा चाहिए फिक्स करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, है ना। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से। अब अगर आपको ज़्यादा स्कोर लेकर आना है तो मैंने आपको बताया कि 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी है तो लिखना है, 2E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन देके रखी है, सेक्शन 10 को आपको हाईलाइट करना है, और बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस लॉ लिखना है जो काय से रिलेटेड है, क्रिएट लीगल रिलेशन से रिलेटेड है। आपको अगर सेक्शन आप लिख देते हो बिजनेस लॉ के पेपर में तो बाकी बच्चों से काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिख लिख के सेक्शन याद कर लो, इसलिए सबसे पहले आपकी वीडियो बना रहा हूं आज मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सभी अनुबंध करार होते हैं लेकिन सभी करार अनुबंध नहीं होते, इस कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। तो 2H की डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्या होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। जैसे ए और बी वाला केस हमने बताया, ऑफर को एक्सेप्ट होना चाहिए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, 2B में लिखी है। फिर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट, ये 2E में लिखा है। फिर एग्रीमेंट जो होती है उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ना चाहिए तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। विदाउट एन एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही एग्रीमेंट से होती है। ठीक है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो वो क्यों नहीं होता है, तो एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जब उसमें आप लॉ को इन्फोर्स कर सकें, यानी लॉ की हेल्प ले सकें। इफ एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट, अगर आप एग्रीमेंट खराब हो जाए या सामने वाला पार्टी एग्रीमेंट करने के बाद भी मुकर जाए और अगर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए सोशल एग्रीमेंट, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को खाना खाने बुलाया और बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं बुला रहा भाई, तो फिर वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये कैसा एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट। इसके अलावा डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तुमको इस संडे बाहर घुमाने ले जाऊंगा, और मान लो नहीं ले जा पाते तो वाइफ थोड़ा ना केस कर देगी, क्योंकि यहाँ पर भी उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का नहीं था। वॉइड एग्रीमेंट, अगर आपने किसी माइनर यानी बच्चे के साथ में एग्रीमेंट करा है या आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो भी आपके एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड। ये सारे वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 24 से 30 तक में लिखे हैं। अब इसमें भी अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, 2 सर्कल बना सकते हैं। आउटर सर्कल में लिखिए एग्रीमेंट, इनर सर्कल में लिखिए कॉन्ट्रैक्ट। इससे अपनी कॉपी आपकी काफ़ी अच्छी दिखेगी। जैसे कि मैं, ये रहा आपका एग्रीमेंट, ये आपने बनाया आउटर सर्कल और यहाँ मैंने लिख दिया इतना सा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जो अपना बाहर वाला हिस्सा है ये आ गया एग्रीमेंट। तो जो ये डिक्लेयर करता है कि आउटर एरिया एग्रीमेंट है, यानी इसका स्कोप वाइडर है, और अंदर का एरिया क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्ट। यानी सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी है आपको, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ एंशिएंट इंडियन बिजनेस रूल्स, ट्रेड गिल्ड्स एंड द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्त पीरियड। प्राचीन भारतीय व्यापारी नियमों, व्यापारिक श्रेणियों और मौर्य और गुप्त काल के दौरान
सरकारी नियंत्रण की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेरा काम था कि आपके लिए टॉप ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो पूरा सिलेबस कवर करे, कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसके लिए लाना बहुत जरूरी था ये। अब अगर हम हिस्टोरिकल लीगल इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी इन एंशियंट इंडिया was highly sophisticated and regulated by legal treaties such as the Manusmriti, नारद समिति एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो इनका ये कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत के अंदर जो भी व्यापारिक लेन देन या प्रक्रिया होती थी वो ज़्यादातर लीगल ट्रिटीज की वजह से होती थी। उसमें मनुस्मृति, नारद स्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। ट्रेड गिल्ड्स यानी श्रेणी सिस्टम, बिजनेस ऑपरेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्फ गवर्निंग ट्रेड गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज। नॉर्मली जो बिजनेस ऑपरेशन होते थे वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज होते थे सेल्फ गवर्निंग ट्रेड गिल्ड्स, यानी एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स। आज भी हमारे यहाँ आप देखते होंगे ना कि व्यापारियों का एक एसोसिएशन होता है, वो खुद उस एसोसिएशन में अपने लिए रूल बनाते हैं। आर्टिशियंस होते हैं, बैंकर्स होते हैं, इनका एक अपना ग्रुप चलता है, बैंकर एसोसिएशन वगैरह। तो ये उस एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए रूल बनाते हैं। श्रेणीज हैड देयर ओन कस्टमरी लॉज, इनके खुद के अपने कस्टमरी लॉ होते हैं विच रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स बाय द किंग्स कोर्ट, जो नॉर्मली राजा उसके दरबार में इन्फोर्स किए जाते थे। अब यहाँ पर पहला है बैंकिंग एंड क्रेडिट। एंशियंट रूल्स रेगुलेटेड मनी लेंडिंग, मनी लेंडिंग को बोलते हैं रीना, इंटरेस्ट रेट, प्लेज एंड डिपॉजिट। प्लेज प्रॉपर्टी हैड टू बी कीप सेफ बाय द प्लेजी सिमिलर टू मॉडर्न बेलमेंट रूल। देखिए सिंपल सी बात है, वो गिरवी वगैरह रखने वाला, जैसे हमारे यहाँ कैसा होता है, किसी को लोन चाहिए तो वो उसको अपने पास से कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ती है और वो बदले में पैसे लेता है ना, और जब वो पैसे चुका देता है तो अपना दिया हुआ सामान वापस ले सकता है। इसी को हम प्लेज बोलते हैं। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना। अगला मौर्य स्टेट कंट्रोल, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो जब मौर्य एरा चल रहा था, बिजनेस वॉज स्ट्रिक्टली सुपरवाइज बाय डेजिग्नेटेड स्टेट ऑफिशियल। तो उस समय मौर्याज ने अपने कुछ ऑफिशियल्स बना रखे थे जो काफी डिटेल में और स्ट्रिक्टली डील करते थे बिजनेस से और ओवरव्यू भी करते थे। जैसे कि पांड्याध्यक्ष, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स होते थे जो मार्केट का प्राइस, सप्लाई चेन या ट्रेड कार्टर्स को प्रिवेंट करते थे। वहीं समस्त अध्यक्ष, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट होते थे जो चेक करते थे क्वालिटी वगैरह और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट हु इंस्पेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। ये नॉर्मली वस्तु का सामान और मेजरमेंट चेक करते थे ताकि कोई कस्टमर को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है ना। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो ट्रेडर होते थे वो नाप तोल में मिस्टेक कर देते थे, क्वालिटी में मिस्टेक कर देते थे, तो उसके लिए इन्होंने अपने सुपरिटेंडेंट बना रखे थे अलग अलग। गुप्त एरा ट्रेड स्टैंडर्ड, द गुप्त पीरियड सॉ फ्लोरिशिंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजिट, टोल्स एंड स्टेट प्रोटेक्शन फॉर मर्चेंट्स, कारवांस एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर सेलिंग एडल्ट्रेट गुड्स वर इन्फोर्स्ड। गुप्ता पीरियड में या गुप्ता के समय में भी फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में काफ़ी विकास हुआ। उन्होंने टोल वगैरह पे जो है वो ट्रांजिट पे टैक्स लगाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि कोई अगर एडल्ट्रेट यानी मिलावट वाला सामान बेचेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लग सके। अब इसमें अगर आपको हाई स्कोर करना है तो जो आपको ये संस्कृत वाले जो वर्ड दिखे हैं ना, इनको ज़रूर आपको यूज़ करना है। इनकी स्पेलिंग आप अच्छे से लिख के याद कर लेना। उससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि आपने सही लिखा है, अच्छे से लिखा है। अब हम यूनिट 2 पे आ गए हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। क्वेश्चन 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक्सप्लेन द राइट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। देखिए इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति अनुबंध और गारंटी अनुबंध। इसमें आपको अंतर बताना है। और प्रतिभू यानी श्योरिटी,
उसके अधिकार और दायित्व मुक्ति की भी व्याख्या करना है। श्योरिटी कौन होता है? देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जब इंडेमनिटी के बारे में बात करते हैं, इंडेमनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडेमनिटी क्या होता है? जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, आप क्या करते हो? इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो और वो आपको लॉस जो भी आपको होता है उसको गुड करने के लिए स्कीम देती है आपको, है ना। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है मान लो, और आप उसका ईएमआई भर रहे हो मंथली, और कभी अगर आपकी हेल्थ खराब होती है या आप बीमार होते हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितने भी आपके मेडिकल बिल वगैरह होते हैं उनको सेट ऑफ कर देती है। तो इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति कर देना। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? गारंटी ये होता है कि मान लो जो इसमें तीन पार्टी होती है, एक होती है प्रिंसिपल डेटर, एक होती है क्रेडिटर, और एक होता है श्योरिटी। अब देखिए प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जिसको पैसा उधार चाहिए, वो डेटर। क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसा उधार देगा। और श्योरिटी कौन है? जो गारंटी लेगा। मतलब कि यहाँ पर मान लो प्रिंसिपल डेटर को पैसे चाहिए श्योरिटी से, ये इसके पास गया सी श्योरिटी के पास कि भाई मुझे तू 1,000 रुपये उधार दे दे। क्रेडिटर ने बोला भाई मैं तो नहीं दूंगा, कोई ना कोई तेरी गारंटी लेना चाहिए। तो आपने श्योरिटी से रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज बोल दे कि मैं दे दूंगा पैसे, और अगर बस तो खाली हाँ बोल दे, गारंटी ले ले, बाकी मैं चुका ही दूंगा। तो ये श्योरिटी जो है ना, ये क्या करता है, क्रेडिटर के पास जाता है और डेटर के बदले गारंटी ले लेता है कि अगर वो नहीं देगा पैसे तो मैं दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 में दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 में दे के रखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि जब एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करती है कि जो भी आपको लॉस होगा हम उसको गुड करके देंगे, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो भाई हम आपको पैसे देंगे, जो श्योरिटी बोलता है क्रेडिटर को उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब एक एक करके मैं आपको इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, दो पार्टी होती है, एक होती है इंडेमनीफायर, एक होती है इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में तीन पार्टी होती है, मैंने आपको बताया, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। अब यहाँ पे दो पार्टी है तो इन दोनों के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर यहाँ पे तीन पार्टी है तो तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में, एक होता है डेटर और श्योरिटी के बीच में, और एक होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर। लाइबिलिटी, तो इंडेमनिटी में प्राइमरी और इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी होती है भाई, किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की, या जो भी इंडेमनीफायर होता है वो। यहाँ पर क्या होता है गारंटी में, सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की, प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होती है। सर ये क्या क्या हो रहा है? डेटर क्रेडिटर, देखो मान लो ए जो है ये गया बी के पास, ए जो है वो गया किसके पास? बी के पास। क्यों गया? कि भाई मुझे 2,000 रुपये उधार दे दे, यानी लोन पे दे दे, मैं देखो एक हफ्ते बाद दे दूंगा। अब बी को डाउट हुआ कि दूं कि नहीं दूं, बी ने मना कर दिया, तो ए जो है वो अब गया सी के पास। सी कौन है? हमारा गारंटर यानी श्योरिटी, ठीक है, ये हमारा श्योरिटी है। और सी जो है वो बी का दोस्त भी है मान लो। तो ए ने सी को बोला कि भाई यार देख 2,000 रुपये उधार चाहिए, तू बस खाली बी को बोल दे कि वो मेरे को पैसे दे दे, तू गारंटी ले ले बस मेरे बदले। सी ने बोला ठीक है मैं गारंटी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ए है जो पैसे उधार लेने वाला है ये है प्रिंसिपल डेटर, बी जो उधार दे रहा है वो है क्रेडिटर, और सी जो गारंटी ले रहा है वो है श्योरिटी। तो हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लाइबिलिटी को पे करने की? ए की। भाई जिम्मेदारी किसकी है? ए ने उधार लिया है तो ए की जिम्मेदारी है कि बी को पैसा दे, बट अगर ए नहीं देता है तो फिर सी को देना पड़ेगा, क्योंकि सी ने क्या ली थी? गारंटी। ठीक है। अब यहाँ पर
कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी डायरेक्टली इन हिज ओन नेम। यहाँ पर अपन इंडेमनिटी में थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में, बस इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर दो पार्टी है, ये आपस में एक दूसरे पे स्यू कर सकती है। बट यहाँ पर एक बार अगर श्योरिटी ने बी को पैसे दे दिए ए के बदले, ए ने नहीं दिए, तो अब बी जो है वो ए से पैसे मांगेगा क्योंकि वो बी की जगह पे पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स शूज, यानी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए ने उधार लिया बी से और सी ने गारंटी ली, ए ने पैसे नहीं दिए तो सी ने पैसे दे दिए, तो अब सी जो है वो बी की प्लेस पे आके बैठ जाएगा और अब ये मांगेगा ए से पैसे के लाते, भाई दे तू पैसे मेरे को क्योंकि तेरे बदले मैंने पे करे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब मैंने आपसे बोला था राइट एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। जो श्योरिटी होता है ना, जो गारंटी देता है, उसके राइट क्या होते हैं। पहला राइट ऑफ सबरोगेशन मैंने बताया कि अगर उसने पैसे दे दिए डेटर के बदले तो अब वो बन जाएगा क्रेडिटर, सेक्शन 140 बोलता है ये। फिर राइट टू सिक्योरिटी हेल्ड बाय क्रेडिटर। अब मान लो ए ने बी के पास कुछ चीज गिरवी भी रखी होगी, तो जैसे ही सी जो है बी को पैसे देगा तो गिरवी रखा सामान अपने पास रख लेगा। तीसरा है राइट टू इंडेमनिटी फॉर प्रिंसिपल डेटर। कोई भी नुकसान होता है, जैसे उसको हुआ 2000 रुपए का, तो वो ए से रिकवर करेगा बाद में। अब श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाता है, कब श्योरिटी को पैसे नहीं देना पड़ते, तो श्योरिटी डिस्चार्ज होता है लाइबिलिटी से बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कि भाई मैं एक ही गारंटी नहीं ले रहा हूं, नोटिस दे दिया उसने तो डिस्चार्ज हो गया वो। वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म विदाउट कंसेंट। मान लो ए और बी आपस में कुछ एग्रीमेंट में टर्म और कंडीशन चेंज कर ले बिना सी को बताए, मतलब श्योरिटी को बताया ही नहीं, श्योरिटी को 2000 रुपए का बोला था और बाद में 20,000 रुपए लोन दे दिया, तो इसके लिए फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मैंने बी खुद ही ए को माफ कर दे, चल रहने मत देना पैसे छोड़ दे, तो दोस्त अपना माफ करा, तो श्योरिटी भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, मान लो कि जो चीज गिरवी रखी थी ए ने बी के पास, बी ने वो मिस कर दी, घुमा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्री हो गया वो भी। अब इसके लिए ध्यान रखना 124 126 याद रखना, ये इंडेमनिटी है, ये गारंटी है, 140 में सबरोगेशन है, इनको बिल्कुल माइंड में रट लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेलमेंट एंड प्लेज। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली, पॉनी एंड फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उपनिदान, गिरवी को परिभाषित कीजिए। उपनिहिति, फिर ये गिरवीदार और खोए हुए माल को पाने वाले के अधिकार और कर्तव्य को समझाइए। आपको बेलमेंट, प्लेज, बेलर, बेली, इनके राइट और ड्यूटी, पॉनी, इन सब के बारे में समझाना है। सबसे पहले बेलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शन 148। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति, वन पर्सन, डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, they shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed according to direction। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई सामान देती है रखने के लिए, और वो इसलिए देती है कि टाइम पूरा हो जाने के बाद आप वो सामान वापस लौटा दोगे, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट। जैसे कि मान लो यहाँ वापस से हमारे पास ए है और बी है। देखिए ए और बी समझने में आसान है। ए के पास एक डॉग है, अपना पेट डॉग, और ए को ना किसी अर्जेंट काम से, मान लो मीटिंग के लिए एक दिन के लिए उसको दूसरे शहर जाना है, मान लो भोपाल जाना है, भोपाल जाना है, तो ए क्या करा, उसको भोपाल जाना था तो उसने बी को अपना जो डॉग है ना वो दे दिया कि भाई मेरा जो डॉग है ना वो तू रख ले एक दिन के लिए, मैं कल आके मेरा डॉग वापस ले लूंगा। तो ये जो था ना इसको बोलते हैं बेलमेंट। यहाँ पर ए ने अपना डॉग बी के पास रखा तो ए हो गया यहाँ पर हमारे पास बेलर, बी जो है वो हो जाएगा बेली, और जो इनके बीच में ये बातचीत हुई है सामान रखने की और वापस लौटाने की, इसको बोलेंगे बेलमेंट। क्लियर है ये। जैसे नॉर्मली आप कभी शर्ट पे प्रेस कराना होती है या ड्रेस पे प्रेस कराना होती है, या मान लो हम ब्लेजर या कोट पहनते हैं तो हम उसको लॉन्ड्री पे देके आते हैं ना, तो आपने वैसे लॉन्ड्री पे जाके अपना कोट दिया कि भाई इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई क्लीन करके पूरा स्टीम प्रेस करके देना मेरे को, तो हमने किसी पर्पस के लिए दिया उसको,
और जैसा हमने डायरेक्शन करा है वैसा कंप्लीट करके हमको वापस दे देगा और हम जाकर पैसे देंगे और अपना कोट वापस ले आएंगे। तो ये भी बेलमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेज। ये सेक्शन 172 में है प्लेज। अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। यहां पर प्लेज में क्या होता है, ए वापस से हमारे पास, बी वापस से हमारे पास। ए जो है उसने बी से लोन लिया था, याद है पिछले क्वेश्चन में 2000 रुपए का लोन लिया था, और बदले में ए ने जो है बी के पास अपनी एक 10,000 रुपए वाली जो कीमत रखती है वो वॉच गिरवी रख दी थी कि भाई जब तक मैं तेरे को 2000 रुपए वापस नहीं देता तो मेरे को वॉच मत देना। तो ये क्या है बेटा, प्लेज, गिरवी रख देना। यहाँ पर भी गुड्स अपन ने दूसरे को दिया है पर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, कि भाई ये भरोसा रख और रख तेरे पास, मैं देखो 2000 रुपये वापस दे दूंगा, मेरी घड़ी 10,000 की कीमत की है, समझे? तो इसको बोलते हैं प्लेज। अब पहले हम पढ़ते हैं राइट्स एंड ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ बेली, सेक्शन 151 से 157। जो बेली होता है ना उसकी क्या ड्यूटी है? यहाँ पे बेली कौन था हमारे केस में? बी था। बेलर कौन था? ए था। ये हमारा है बेलर, ये कौन है? बी कौन है हमारा? बेली, है ना, क्योंकि ए का जो डॉग है वो किसके पास है? बी के पास है। तो बी की ड्यूटी क्या है? पहला, ए के कुत्ते की रीजनेबल केयर करे जैसा नॉर्मली प्रूडेंस पर्सन करता है अपना सामान समझ के। दूसरा, अनऑथोराइज यूज ना करे उस चीज का, जो भी सामान दिया कुत्ते का। कीप बेल्ड गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। अब देखो यहाँ पे तो डॉग है तो मिलाने की बात नहीं है, बट मान लो ए ने अपनी हाई क्वालिटी की गेहूं की बोरी बी के पास रख दी कि भाई ये रख ले, मैं कल आके ले जाऊंगा, तो बी उसको अपने गेहूं से मिलाएगा नहीं। और लास्ट है, रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम एंड कंप्लीशन ऑफ पर्पस। और समय पूरा हो जाने के बाद जब ए जो है एक दिन के बाद मीटिंग पूरी करके वापस आ जाएगा तो बी को है ए का डॉग रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है, पर्पस भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सेक्शन 168 से 169। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या होता है कि मान लो आप रास्ते में जा रहे थे और आपको किसी का वॉलेट मिला जो पैसों से भरा था, साथ में एटीएम कार्ड भी था उसके अंदर, उसका आधार कार्ड भी रखा था, सब चीजें थी उसके अंदर। अब आप बोलोगे सर ऐसी किस्मत हमारी कहाँ है कि नोटों से बड़ा बंडल मिल जाए, बट समझ लो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। तो अब फाइंडर इज ट्रीटेड एज बेली, तो यहाँ पर जो फाइंडर है वो बेली बन जाएगा। यानी जैसे बेली की जवाबदारी थी कि वो ए को रिटर्न करे डॉग, वैसे आपकी जवाबदारी क्या रहेगी कि गुड्स को अपने पास रखो जब तक उसका रियल ऑनर ना मिल जाए, और जैसे ही मिल जाए उस रियल ऑनर को वापस दे दो। दूसरा, राइट टू सेल द गुड्स। अगर मान लो वो सामान ऐसा है कि उसको बेच देना चाहिए, आपको सब्जी भाजी वगैरह मिल गई मान लो पड़ी हुई, और वो खराब होने वाली है और आपने बहुत कोशिश कर ली, आप उसके सही मालिक को ढूंढ नहीं पाए, तो आप क्या करोगे? उसको खराब होने से बचाने के लिए बेच दोगे। एंड लॉफुल चार्ज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स। मैंने कि सीधी बात है, रीजनेबल केयर करना अगर मुश्किल है, खराब होने वाला नेचर का, आप उसको बेच सकते हो, पर कब? जब वो पेरिशेबल नेचर का हो, और अगर रियल ऑनर आ जाए तो आप उसको उसका पैसा दे दो, और जो आपकी चार्जेस लगे वो आप ले सकते हो। अब अगर हम प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस की बात करें तो प्लेज इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ बेलमेंट क्रिएटेड स्पेशली एज अ कोलेटरल ऑफ सिक्योरिटी। तो प्लेज एक टाइप का बेलमेंट ही है, बट उसमें हम क्या करते हैं, कोलेटरल के रूप में रखते हैं सिक्योरिटी फॉर डेट, जो आप उधार लेते हो उसके बदले। वहीं प्लेज ही जो होता है वो पौनी होता है, उसको राइट मिलता है कि वो प्लेज गुड्स को सेल कर सकता है रीजनेबल नोटिस देने के बाद पॉनर को। पॉनर कौन है? जिसने अपना सामान गिरवी रखा है। पौनी कौन है? जिसके पास गिरवी रखा है। जैसे ए ने अपनी वॉच बी के पास गिरवी रखी है तो ए हो गया पॉनर, बी हो गया पौनी। तो बी के पास क्या अधिकार है कि अगर ए दिए हुए समय के बाद भी पैसे नहीं लौटा रहा है और बी बार बार इसको बोल रहा है कि भाई दे दे पैसे, दे दे पैसे, फिर भी ए देने को तैयार नहीं है, तो बी उसकी वॉच को सेल कर सकता है। इसमें आपको एक रूल ध्यान रखना है, ऑल प्लेजेस आर बेलमेंट। सारे प्लेज तो बेलमेंट होते हैं पर सारे बेलमेंट प्लेज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आ गई यूनिट 3 हमारे पास, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंशियंट हुंडीज
एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है और आप देख रहे हो कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दो। वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ वीडियो को एक दिन हाइप भी कर दो अच्छे से। एक दिन की आप तो सारी वीडियो हाइप कर सकते हो, कोई उसमें कॉस्ट तो लगती नहीं, कोई पैसा लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम है आपका। और जितना हो सके एक बार ये वीडियो को अपने सारे कॉलेज फ्रेंड दोस्तों में सब दूर शेयर कर दो, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉ हर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है। अगर वो मेरी वीडियो से पढ़ लेंगे तो 100% आपसे तारीफ ही करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? डिस्कस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक क्रॉसिंग एंड डिसऑनर अंडर अमेंडमेंट एक्ट 2002। परिक्रम में लिखित क्या है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक का रेखांकन और 2002 संशोधन अधिनियम के तहत चेक अनादर पर चर्चा कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 से इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले हम लीगल प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अकॉर्डिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक पेबल एदर टू ऑर्डर और टू बेरियर। यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है और चेक भी हो सकता है। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? सेक्शन 4 में लिखा है, एन अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और बियरर। यानी कि प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग होता है जिसमें पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरे को पे करेगी अमाउंट, या तो उसको पे करेगी या उसके कहने पे किसी और को पे करेगी। जैसे कि आपको किसी को पैसे देना है बट आपके अभी पैसे नहीं है, तो आपने एक रिटर्न नोट बनाया, उसमें लिख दिया कि भाई मैं तेरे को इतनी तारीख को इतने रुपए दे दूंगा और अगर तू नहीं हुआ तो तू जिसको बोलेगा मैं उसको इतने रुपए देने को तैयार हूँ, और आपने साइन कर दी, वो बन गया प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है। देखो यहाँ पर भी अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग था, यहाँ पर अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर है। यहाँ पर वर्ड था अंडरटेकिंग, यहाँ पर वर्ड क्या है? ऑर्डर। वही यहाँ था साइंड बाय द मेकर, यहाँ साइंड बाय द ड्रॉवर, डायरेक्टेड टू पे सर्टेन मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर खुद बनाता है, यानी जिसको पैसे चाहिए वो बनाता है, और फिर जिससे उसको पैसे लेना है उससे एक्सेप्टेंस के रूप में साइन करवाता है। जैसे कि मान लो मुझे आपसे पैसे लेना है, तो मैंने एक बिल ड्राफ्ट करा और मैंने सब आपका नाम लिख दिया, डेट डाल दी, अमाउंट डाल दी, कितने दिन में आप पे करोगे डाल दिया, और आपको बोला भाई साइन कर दे इसके ऊपर कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम मुझे कब तक पैसे दोगे। वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि जिस व्यक्ति को पे करना है, जैसे आपको मुझे पैसे देना तो आप बना के दे रहे हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि सर मैं आपको 2 दिन में 3 दिन में पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पे है चेक एंड क्रॉसिंग, सेक्शन 6 और 123 से 131। चेक क्या है? तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर बनाते हैं अपन। आपने देखा होगा ना, जिस भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको चेक बुक ऑफर करते हैं। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जो ये बात इंश्योर करता है कि पेमेंट इज मेड ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट, प्रिवेंटिंग फ्रॉड। चेक बुक के ऊपर अगर साइड में अपने डबल लाइन से क्रॉस कर देते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वो सीधे पेमेंट अकाउंट में होगी, यानी किसी को वो बैंक वाले चेक के बदले नगद पैसे नहीं देंगे हाथ में। ये क्यों होता है? ताकि फ्रॉड से बच सके। मान लो आपका चेक कहीं गिर गया आपके हाथ से, लेकिन आपने पूरा चेक भर रखा है और ऊपर डबल लाइन से क्रॉस कर रखा है, तो अगर चेक किसी अजनबी को मिल भी गया तो उसे काम का नहीं है, क्योंकि वो अगर बैंक में जमा भी कर देगा तो पैसे बैंक वाले उसके हाथ में नहीं देंगे, वो अकाउंट में जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 9, अ पर्सन हु अक्वायर्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ अ डिफेक्ट इन टाइटल, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट अ डिफेक्ट फ्री टाइटल। जैसे मान लो ए के पास एक चेक है जो उसको बी ने दिया था, लेकिन बी को ने डेट डाल दी थी मान लो 7 अगस्त की, लेकिन ए जो है उसको पैसे अभी चाहिए, आज 5 तारीख को।
और ये 7 तारीख के पहले बैंक में जमा नहीं कर सकता क्योंकि डेट डली 7 तारीख की, और बैंक में जमा भी करेगा तो पैसे 2-3 दिन बाद आएंगे। तो ए जो है वो सी के पास गया कि भाई ये जो चेक है ना वो अकाउंट पे ही चेक नहीं है, मतलब डबल क्रॉस नहीं है, वो ना बियरर चेक है, तू लेके जाएगा तो बैंक वाले तेको ही पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने सी को बोला कि भाई ये चेक तू ले ले और प्लीज तू मेरे को अभी पैसे दे दे। तो यहाँ पर सी हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके बाद है डिसऑनर ऑफ चेक। 138 से ये 2002 अमेंडमेंट आया था। डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि मान लो आपको किसी को पैसे देना था, आपने अपना चेक दे दिया बना के, और आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है और आपने जानबूझ के चेक बना के दूसरे को दे दिया। अब उसने बैंक में जमा करा और पैसे आना तो उसके अकाउंट में आए नहीं, बैंक वालों ने बोला भाई तुम्हारा चेक तो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एक क्रिमिनल चार्ज है, ये ध्यान रखना। नोटिस, डिमांड नोटिस मस्ट बी सेंड विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर होते से ही 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस जाएगा। पेमेंट विंडो, ड्रॉवर गिवन 15 डेज टू पे फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस। ड्रावर मतलब आपको मौका मिलेगा 15 दिन के अंदर कि भाई जो पैसे दिए वो जमा करो तुरंत, नहीं करते हो तो पनिशमेंट मिलती है 2 साल की, और जितना चेक की अमाउंट है उसका डबल फाइन भी लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको हाई स्कोर करना है सेक्शन 138 याद कर लेना, उसको जरूर लिखना है, और आप एग्जाम्पल भी मन से लिख सकते हो। देखिए अगर इसमें अच्छे नंबर लाना है तो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना ए और बी वाला करके, ऐसे आप भी एग्जाम्पल लेके भी लिख सकते हो। सेक्शन क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन एंशंट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज अ हुंडी एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ हुंडीज एंड जगत सेठ्स रोल। प्राचीन भारतीय परिक्राम में लिखित हुंडी क्या है, हुंडियों के विभिन्न प्रकार और जगत सेठ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हुंडी क्या है, तो इट इज एन एंशंट इंडिजीनियस क्रेडिट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे अभी हमारे पास चेक है, बिल्स रिसीव, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, वैसे उस जमाने में हुंडी चलता था। यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिफोर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वर एस्टेब्लिश। तो उधार वगैरह क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हुंडी का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक का यूज करते हैं वैसे। मेन हुंडी टाइप की थी, पहला दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी का मतलब क्या होता है, पेएबल ऑन डिमांड, या इसको एट साइड भी बोलते हैं। जैसे चेक कैसा होता है हमारा, या ड्राफ्ट कैसा होता है, उसी को दर्शनी हुंडी बोलते हैं, पेएबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट है मुद्दती या मियादी हुंडी। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जैसे वो टाइम पूरा होगा आपको पे करना पड़ेगा उसको। धनी जोग हुंडी क्या होता है, पेबल टू द होल्डर और बियरर, जो इसको लेकर आएगा उसको पैसे दे देंगे हम, या उसके ऑनर को पैसे दे देंगे। सहयोग हुंडी, पेबल ओनली टू द रिस्पेक्टेबल ट्रस्ट वर्थी मर्चेंट इक्विवेलेंट टू क्रॉस चेक। जैसे हम क्रॉस चेक करके देते हैं ना, वैसे ये किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को, ट्रस्ट वर्थी पर्सन को दी जाती है। फरमान जोग हुंडी, पेबल टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन नेम्ड इन द हुंडी। इसमें क्या लिखा होता है कि जिसका नाम लिखा है उसी को पैसे देना है, सभी को नहीं देना है। फिर जोखमी हुंडी, ड्रॉ अगेंस्ट गुड शिप्ड, जब आप सामान को शिप करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो ये बनाते थे। इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर सामान रास्ते में मतलब लॉस्ट हो जाए तो ड्रॉवर बियर द लॉस, तो ड्रॉवर लॉस बियर करेगा, ड्रॉवी लाइबल नहीं होगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में होता है ना वैसा। इसके बाद रोल ऑफ जगत सेठ, तो जगत सेठ बैंकर ऑफ द वर्ल्ड वॉज द फेमस बैंकिंग हाउस इन 18th सेंचुरी बंगाल। तो बंगाल में एक बड़ा बैंकिंग हाउस था, उसका नाम था जगत सेठ। दे ऑपरेटेड अ मैसिव नेशनल वाइड नेटवर्क ऑफ हुंडी ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल नेशनल वाइड बड़े लेवल पे हुंडी ट्रांजेक्शन करते थे। फाइनेंसिंग लॉयल स्टेट ट्रेजरीज, राजा महाराजा के जो रॉयल खजाने वगैरह होते थे उनको फाइनेंसिंग वगैरह करना। फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी से डील करना, लोकल व्यापारियों से उनसे डीलिंग करना, एब्सोल्यूट क्रेडिबिलिटी देना, वो सब चीज़ें होती थी इसके अंदर। इसमें मेन है जोखमी हुंडी, एंशंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड मरीन इंश्योरेंस, ध्यान रखना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पार्टनरशिप। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर्स
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक लक्षण, पंजीकरण प्रक्रिया और गैर पंजीकरण के प्रभाव क्या हैं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, पेपर में आने के चांस इनके बहुत ज्यादा हैं। देखिए मैं ज्यादा नहीं 11-12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपके पास सीरीज वगैरह होगी बिजनेस लॉ की, आप देखिए उसमें 140 139 इतने सारे क्वेश्चंस हैं। वो जिनके पास 20 सीरीज भी है उसमें से कई बार पेपर आता ही नहीं, फंसता ही नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पार्ट 1 में कंप्लीट अभी करा चुका हूँ, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना है। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 2 में, साथ ही में यूनिट 4 और 5 इसी तरीके से विद एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊं कल सुबह ही जल्दी से, तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और अपना लाइक करके और हाइप करके दिखा दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि अगर ये पार्ट 1 और 2 आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि बिजनेस लॉ का पूरा पेपर आप बना पाओगे, एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट।